नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। 22 के महासमर को देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे निषाद समाज के वोट के लिए अहम हो चली निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच गठजोड़ की। बताएंगे दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या पर क्या बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2022 के चुनाव से पहले बेरोजगारी का मुद्दा बेहद अहम हो चला है। समाजवादी पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब यूपी पीएससी के एक फैसले ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठजोड़ तय है, लेकिन निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह भी कि क्या निषाद पार्टी के उम्मीदवार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के सिंबल पर। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में संजय निषाद की बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर फैसला हो सकता है। निषाद पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जीत का समीकरण बताएंगे तभी सीट पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से होगी मुलाकात, निषाद समाज के आरक्षण पर बनेगी बात। पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने गुमराह कर रखा था, कुछ नेताओं ने, कि डॉक्टर साहब रहेंगे नहीं रहेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले तो ये आश्वस्त करना था कि मैं आपके साथ अंतिम तक रहूंगा। ये पहले ही साफ हो चुका है कि 2022 के महासमर में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी, वो कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे जो निषाद पार्टी के हिस्से में आएंगे, अभी तय होना बाकी है। हमारे लोगों को एक गुमराह कर रखा था पिछली सरकारों ने कि डॉक्टर साहब अपने सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बेटा को लड़ा दिया तो एक बेटी को लड़ा दिया, एक और बेटे को लड़ा देंगे। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में 2022 की सरकार बनाओ, हम लोग मिलकर सारा कुछ जो पहले हो सकता पहले करेंगे, कुछ हम लोग सरकार बना के करेंगे। इस बीच खबर यह है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि इस दौरान सीटों पर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। उनसे बताया भाई 160 सीटें निषाद बाउल हैं जहां हम आपको मदद कर सकते हैं, 70 पर हमारे योद्धा हैं। बीजेपी नेतृत्व कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, लिहाजा सभी घटक दलों को उनकी दावेदारी वाली सीटों पर जीत का गणित और दमदार उम्मीदवार का नाम बताने को कहा गया है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में संजय निषाद ने बताया, पार्टी निषाद बाहुल्य 70 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जिसे जल्दी बीजेपी नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। हालांकि कितनी सीटों पर प्रत्याशी अपने सिंबल पर और कितनी सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला मीटिंग के बाद तय होगा। सूत्रों के मुताबिक जिन 70 सीटों पर निषाद पार्टी दावा कर रही है, उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के पास दमदार प्रत्याशी हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों को निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है, और जिन सीटों पर बीजेपी का प्रत्याशी कमजोर है, वहां निषाद पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। हालांकि अभी यह सिर्फ कयास भर है। संजय निषाद की अमित शाह से मुलाकात के बाद स्थिति साफ हो सकती है। उन्होंने एक बात कहा, और BL संतोष जी भी थे, कि भाई सीटें अधिक लेना और जीतना दोनों में अंतर है। कितना आप जीत सकते हो, चूँकि जीतना और सरकार बनाना दोनों एक पूरक है। तो आप सरकार अगर बनाओगे, सरकार में रहना है, तो जीतने वाली सीट ले लो और उस पर पुनः विचार करो। अधिक से अधिक मतलब जो जीत सकते हो वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। तो उसके लिए अगली बार बैठक है, उस पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और बैठ के बताएंगे अगली बार कितनी सीटें हम जीत सकते हैं। निषाद पार्टी और बीजेपी के गठजोड़ में एक मुद्दा निषाद समाज के आरक्षण से भी जुड़ा है, जिस पर संजय निषाद को भरोसा है कि बीजेपी आरक्षण से जुड़े मुद्दे को हल करने की ओर कदम बढ़ाएगी। लिहाजा अगले 1-2 दिन में बीजेपी नेतृत्व के साथ संजय निषाद की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। टीम न्यूज स्टेट। राहुल, सभी पार्टियों की नजर निषाद वोट बैंक पर भी है, क्योंकि 20 जिलों में निषाद वोट निर्णायक हैं। क्योंकि 2022 में छोटे दल निर्णायक भूमिका में है और 70 विधानसभा सीट पर निषाद बाहुल्य ये इलाका वोट बैंक। और पूर्वांचल में जीत के लिए निषाद समाज अहम है, ऐसे में सबकी नजरें उन्हें पर टिकी हैं। निषाद वोटों पर कई पार्टियों की नजर है लगातार, इसे लेकर सियासत भी हो रही है।
और निषाद समाज को एससी समाज में शामिल करने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है और खुद संजय निषाद ने इसकी मांग प्रधानमंत्री से की है। 22 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। अखिलेश खुद कई मंचों से बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर ही समाजवादी पार्टी खुद घिरती नजर आ रही है। दरअसल यूपी पीएससी ने 2013 में हुई एपीएस भर्ती परीक्षा को धांधली के आरोपों के बाद निरस्त कर दिया है। नौजवानों की संख्या बहुत है, उनके हाथ में अगर नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, उनको सही तरह की पढ़ाई नहीं होगी, तो आखिरकार हमारे देश का भविष्य क्या होगा। 2022 के महासंग्राम से पहले बेरोजगारी का मुद्दा सरगर्मी से उठाया जा रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक फैसले ने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा रद्द करने से कुछ नहीं होगा। आखिर 7 साल जो लड़कों का टाइम बर्बाद आपने किया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई एपीएस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। एपीएस भर्ती परीक्षा को लेकर लोक सेवा आयोग पर धांधली के आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 की एपीएस यानी अपर निजी सचिव की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है। 176 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी और 4 में से 3 चरण पूरे हो चुके थे। आयोग का कहना है चूंकि वैकेंसी है उसमें खामियां थी जो वैकेंसी निकाली गई थी और इसी के चलते आयोग को परीक्षा को रद्द करने का फैसला करना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ जो तमाम प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि 2013 में से पहले 2010 में भी एपीएस की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 225 पद थे और उस पूरी भर्ती प्रक्रिया में तमाम धांधलियां और भ्रष्टाचार सामने आया था। अब सवाल है, क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर फंस गए अखिलेश? भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा भारी पड़ेगा? धांधली के आरोपों पर कैसे बचाव करेगी एसपी? फैसले के बाद ऐसे ना जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसी भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों की फेहरिस्त लंबी है जिन पर धांधली के आरोप लगे। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला, 2018 में पुलिस भर्ती घोटाला, यूपी पीएससी भर्ती में धांधली का आरोप, जल निगम में भर्ती में धांधली का आरोप। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जो समाजवादी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रही है, वो अपनी सरकार में हुई भर्ती प्रक्रियाओं और धांधली के आरोपों का जवाब कैसे देगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इन सब के बीच अखिलेश सरकार ने 4.5 लाख नौकरी देने का दावा किया था। जन दावों के हवा निकल गई है। अखिलेश सरकार में भर्ती में करप्शन के आरोप हमेशा लगते रहे, एक बार फिर ये सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कई बार आरोप भी लगे हैं। तत्कालीन यूपीपीएससी अध्यक्ष अनिल यादव पर गंभीर आरोप लगे। युवा वोटर्स को साधने की राह अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव रोजगार के मुद्दे पर दांव खेलना चाहते थे, अब हवा हवाई उनके ये दावे साबित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी अभियान को धार देने में जुट गई हैं। कांग्रेस ने भी खास रणनीति तय की है। कांग्रेस ने बीजेपी और संघ का सच बताने की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत आज गोरखपुर से अभियान की शुरुआत की गई। 2022 के लिए कांग्रेस का प्लान। उस समय मेडिकल कॉलेज इस सब तो विभागीय सीट दिया जाता है। जितना काम इंजीनियरिंग कॉलेज के बनवाया कांग्रेस के समय बना। शुरू किया पोल खोल अभियान। इनका बताइए ई का कहना, इनका तो नहीं बताइए भाई। ये 5 साल मुख्यमंत्री बहुत होला, हमन के भी लगल कि भाई चला अपने जिला का चमक जाए। बीजेपी संघ का सच बताएगी, हाथ को मिलेगा जनता का साथ। बुंदेलखंड में 5 लोग आत्महत्या न करते हो, कोई ऐसा भी नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासी धरातल पर जमीन तलाश रही कांग्रेस 2022 के लिए सुस्त पड़ रहे चुनावी अभियान को धार देने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत गोरखपुर से आज पार्टी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच बताने का अभियान शुरू किया। कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के वक्त के संघ की भूमिका, बीजेपी सरकार के वादों और कार्यों के बारे में जनता से संवाद करेगी। आरएसएस ही उनकी माँ है एक तरह से बीजेपी की, और आरएसएस ही उनको गाइड करती है, चलाती है।
तो आरएसएस की भी जो आज़ादी के समय से लेके और आज तक की जो भूमिका इस हिंदुस्तान में रही आरएसएस की, उसको भी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाया जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने झंडा नहीं फहराया, किस प्रकार से हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने गद्दारी की, तमाम चीज़ें हमारे उस ट्रेनिंग के पार्ट में है। अपनी पार्टी की चिंता करने की बजाय कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रही है, भाजपा का सच बताने की कोशिश कर रही है। बेहतर है कि वो कांग्रेस पार्टी अपना सच स्वीकार करे कि क्या कारण है कि आज सोनिया गांधी जी जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी सबसे बड़े नेता उनके हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आज ये दुर्दशा क्यों है। बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी न्याय पंचायत समितियों, वार्ड के अध्यक्षों, जिला और शहर कमेटियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रही है ताकि महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा जा सके। हालांकि चुनावी मौसम में प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी जरूर सवाल खड़े कर रही है। प्रियंका गांधी जुलाई में यूपी दौरे पर आई थी, उसके बाद से वो दिल्ली में ही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी ने बताया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जल्द ही यूपी का दौरा करेंगी। मैं समझता हूं कि ये ट्रेनिंग के बाद और जो आने वाले समय में जितने भी कार्यक्रम होंगे, प्रियंका जी का बढ़ चढ़ के हर एक प्रोग्राम में हिस्सा रहेगा और प्रभारी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं समझता हूं कि जितनी एक्टिव उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी एज ए प्रभारी रहती हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के साथ ही बसपा और समाजवादी पार्टी पर भी आक्रामक तरीके से वार करने की है। इसकी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। ये बात और है कि जहां सत्ताधारी बीजेपी तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय कर चुकी है, कांग्रेस अभी सिर्फ रणनीति पर काम कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश की सियासत से उत्तराखंड की राजनीति का रुख कर लेते हैं, जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत सरगर्म है। 22 के मद्देनजर मुख्य विपक्षी दल आक्रामक है। मोबाइल कनेक्टिविटी, चार धाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के 2 विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। 2 साल से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, सरकार सुन नहीं रही, सरकार लाए कोई चीज उत्तराखंड में है ही नहीं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत भी तेज हो चली है। सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस महंगाई समेत तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। एक तरफ वहाँ चाइना लगता है, दूसरी तरफ नेपाल लगता है, दोनों हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है और वहाँ दूरसंचार की इतनी बुरी स्थिति है कि कह नहीं सकता। मॉनसून सत्र पर भी सियासत का असर साफ दिखाई दे रहा है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी मोबाइल कनेक्टिविटी और मनोज रावत चार धाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। आरोप है, सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही। देश के प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और जो संचार मंत्री जी से उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं, उनको मैं जो है यहाँ पर धरने में बैठ के उनको ये बताना चाह रहा हूं कि भी हम भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग हैं। अगर वहाँ का बेटा देश की सीमाओं पे अगर सैनिक के रूप में सेवा दे रहा है, तो वहाँ पर रहने वाले माताएं बहनें बुजुर्ग निःशुल्क सीमा के प्रहरी हैं, उनका भी अधिकार है, उनको भी डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए और उनको भी मोबाइल नेटवर्क से जो है लाभान्वित किया जाए। चार धाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिस पर विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया, सरकार कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रख रही, चार धाम यात्रा शुरू होनी चाहिए। सरकार अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख पा रही है और मेरा साफ साफ कहना है, एक संगठन के नालायक लोगों को वकील बना दिया गया है जो पक्ष अच्छे ढंग से नहीं रख रहे हैं। सरकार जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा बहुमत में आई है और वो जनता की बात को उच्च न्यायालय के सामने नहीं रख सकती है, तो उस सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि जैसे ही दोनों विधायकों के धरने पर बैठने की तस्वीरें सामने आई, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौके पर पहुंचे, दोनों विधायक से बात की, उनका धरना खत्म करा, लेकिन सदन के अंदर हंगामा थमा नहीं। जाहिर है मौसम चुनावी है, लिहाजा कांग्रेस की भी रणनीति साफ है। कांग्रेस जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाकर माहौल अपने पक्ष में बनाने की कवायद में जुट गई है। टीम न्यूज स्टेट। और बड़ी खबर उन्नाव से, बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का बयान, ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक से बनेगी बीएसपी की सरकार। यानी कि सोशल इंजीनियरिंग पर एक बार फिर से फोकस कर रही है बीएसपी। 16% ब्राह्मण, 23% दलित अल्पसंख्यक आएंगे साथ।
धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को पहचाने, ये संदेश भी आज सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन से दिया। ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक से बीजेपी को मात और अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे सतीश चंद्र मिश्रा। हालांकि लगातार हर जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जिसे संबोधित कर रहे हैं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। और हर जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए लोगों को साधने की, खास वोट बैंक को साधने की कोशिश बीएसपी की ओर से। सवाल यही है कि बीएसपी का फोकस अब कहीं और शिफ्ट हो गया है या फिर एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सभी को साधने, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश, जिससे एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। वहीं कन्नौज में बीएसपी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर अफसोस भी जाहिर किया और साथ ही बीएसपी और मायावती को सर्व समाज हितैषी बताया। उन्होंने एसपी और बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही ब्राह्मणों से अपील की कि 16% ब्राह्मण एक हो जाएं तो आप एक शक्ति हैं। उन्होंने एसपी पर निशाना साधा, कहा कि जब जब वो सत्ता में आती है तो अराजकता, रेप और उत्पीड़न बढ़ता है। बीजेपी को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने हर वर्ग को धोखा दिया है, देश चंद उद्योगपतियों के हाथों सौंप दिया है। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में चले जाएंगे। 15 में पैसे नहीं है, कहिए जुमला है। 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे हर साल। नौकरी तो छोड़िए, 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हर साल जाने लगी। जो थी नौकरियां वो खत्म होने लगी। और क्यों खत्म होने लगी? क्योंकि पूरा देश को उन्होंने कुछ चुनिंदा 2-4 जो इनके उद्योगपति हैं, जो इनको हजारों करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, पार्टी चलाने के लिए फंड देते हैं, उनको बेचने का काम कर दिया। और अब उत्तराखंड की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए थे और लगातार वो गुहार लगा रहे थे और इसे लेकर संजीदा दिखाई दिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहा है, जिन्होंने वतन वापसी अनामिका की है। बिल्कुल, लगातार कोशिशें भी यही और सभी लोगों को उम्मीद भी थी जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे काफी लंबे समय से तालिबान राज के बीच, कि वो अपने देश वापसी कर सकेंगे। सोशल मीडिया के जरिए, अपनों के जरिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। केंद्र सरकार की कोशिशों और पहल के बाद ये लोग वापस लौटे हैं और उनसे मुलाकात करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी के साथ 22 का महासमर में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।